हमारे देश का मजदूर एक जगह पे काम करता है, 1-2 साल के बाद नौकरी बदलता है, ईपीएफ में उसका पैसा कटता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। और आपको हैरानी होगी, जब मैं सरकार में आया, मेरे देश के मजदूरों के 27,000 करोड़ रुपया ईपीएफ में पड़े थे। कोई गरीब मजदूर लेने वाला नहीं था, क्योंकि उसको इस ट्रैकिंग पद्धति नहीं थी। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया हमारे मजदूरों को, और उसके कारण अब उसके पैसे वो जहां जाएगा, ईपीएफ का फंड ट्रांसफर होगा, मजदूर जब रिटायर होगा तो उसके रुपये उसके हाथ जाएंगे, किसी सरकारी खजाने में सड़ते नहीं पड़े रहेंगे। उस काम को हमने किया है। चाहे भारतमाला हो, चाहे सेतु भारतम हो, चाहे भारत नेट हो, ऐसे अनेक प्रकल्पों को हमने बल दिया है। इन सारे प्रकल्पों का हमारा उल्लेख भारत को जोड़ने की दिशा में भी हो, भारत के आर्थिक विकास की दिशा में भी हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। देश महात्मा गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, जिनको 150वीं जयंती मना रहा है। देश गुरु गोविंद सिंह जी के 350 सालवीं जयंती मना रहा है। देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष मना रहा है। आज जब मैं रामानुजाचार्य जी को याद करता हूं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, तो रामानुजाचार्य जी संत पुरुष, उन्होंने देश को क्या संदेश दिया था। रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। उम्र जाति के कारणों की वजह से किसी का भी अनादर मत करो, हर किसी का सम्मान करो। जो बात गांधी ने कही, जो बात आंबेडकर ने कही, जो बात रामानुजाचार्य ने कही, जो भगवान बुद्ध ने कही, जो हमारे शास्त्रों ने कही, जो हमारे सभी आचार्य महंतों गुरुओं ने, शिक्षकों ने कही, वो है हमारे सामाजिक एकता की। समाज अगर टूटता है, साम्राज्य बिखरता है, ऊंच नीच में बढ़ जाता है, स्पृश्य में बच जाता है, तो भाइयों बहनों, वो समाज कभी टिक नहीं सकता है। बुराइयां हैं, सदियों पुरानी बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां अगर पुरानी है तो उपचार भी जरा ज्यादा कठोरता से करने पड़ेंगे, ज्यादा संवेदनशीलता से करने पड़ेंगे। होती है चलती है से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये दायित्व 125 करोड़ देशवासियों का। सरकारों ने, समाज ने मिलकर के समाज में जो टकराव की स्थितियां पैदा होती है, उसमें से हमने निकलना होगा। और भाइयों बहनों, हम सबको सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना होगा। हमने सबने अपने व्यवहार से सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना होगा। हर नागरिक को उठना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम सशक्त हिंदुस्तान बना सकते हैं। सशक्त हिंदुस्तान सशक्त समाज के बिना नहीं बन सकता है। सिर्फ आर्थिक प्रगति सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है। सशक्त समाज सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है। और सशक्त समाज बनता है सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर। सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर ही सशक्त समाज निर्माण होता है। और इसलिए हमारा सबका दायित्व है कि सामाजिक न्याय पर हम बल दें। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई हो, ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, 125 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है, और उसी दिशा में हमें आप काम करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की उस बात पर जाता है
कि भारत एक युवा देश है। 800 मिलियन 65% जनसंख्या जिस देश के पास 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश अपनी युवा शक्ति के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, जो महात्मा गांधी के भी विचार थे कि आखिरी मानवीय का कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले थे। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 800 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। जिस प्रकार से सड़क बढ़ रही है, देश में सबसे ज्यादा गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात हो रहा है, देश में 50 से ज्यादा नई मोबाइल की फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सारी बातें नौजवानों के लिए अवसर देती है। अगर 2 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो उसने किसी न किसी को रोजगार दिया है। कहीं से सीमेंट लिया है, कहीं से लोहा लिया है, कहीं से लकड़ी का काम हुआ है। काम का व्याप जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। आज हमने उस दिशा में बल दिया है। उसी प्रकार से कोटि कोटि युवकों को हाथ में हुनर हो, स्किल डेवलपमेंट को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमने एक ऐसा कानून बदला, दिखने में बहुत छोटा है, मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हमने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है कि क्या कारण है कि बड़े बड़े मॉल तो 365 दिन चले, रात को 12 बजे तक चले, लेकिन गांव में एक छोटा सा दुकान चलाने वाले को शाम के बाद दुकान बंद कर दी। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुकान चलाता है, उसको 365 दिन मौका देना चाहिए। क्या कारण है हमारी बहनों को रात को काम करने का अवसर न दिया जाए? हमने कानून व्यवस्था की है, रात को भी हमारी बहनें काम पर जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा का और व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन काम का अवसर मिलना चाहिए। ये चीजें हैं जो रोजगार बढ़ाने वाली चीजें हैं। और भाइयों बहनों, हमारी इस दिशा में कोशिश है कि हम करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, हम वो इंसान हैं, ये वो सरकार है, हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते। हम टालना नहीं, टकराना जानते हैं। और इसलिए जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं होता। हमारे देश में, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ है। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करना का है। और कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। हमारे देश के लोगों की भावना थी। नेताजी सुभाष बाबू की फाइलें लोगों के सामने खुले। आज मैं सर झुका करके कहता हूं कि जो काम असंभव था, टालने में टाला जा रहा था,
जो भी होगा हमने उन फाइलों को खोलने का निर्णय कर दिया, परिवार को बुला करके फाइलें रख दी और वो निरंतर प्रक्रिया आज भी जारी है। दुनिया के देशों को भी मैंने कहा है कि आपके यहां जो फाइलें हैं आप उसको खोलिए, दीजिए। हिंदुस्तान को सुभाष बाबू और भारत के इतिहास को जानने का हक है, उस दिशा में हमने काम किया। बांग्लादेश, जिस दिन हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तब से लेकर के सीमा विवाद चले हैं। बांग्लादेश बना तब से हमारा सीमा विवाद चला है, कई दशक चले गए। भाइयों बहनों, सभी दलों ने मिलकर के भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद का निपटारा कर दिया। संविधान में भी हमने बल दे दिया।